मैं हूँ वर्षा। स्वागत है आपका इस चैनल पे। आज हम बात करेंगे रोज़ारी बायोटेक के बारे में। हम इसका बिजनेस मॉडल देखेंगे, ये कौन कौन से सेगमेंट से पैसा कमाते हैं। फिर हम फाइनेंशियल्स की भी बात करेंगे, वैल्यूएशंस की बात करेंगे, कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस की भी बात करेंगे। अब अगर मैं रोज़ारी बायोटेक का एक सिंपल सा बिजनेस मॉडल बोलूँ तो बेसिकली स्पेशलिटी केमिकल्स बनाती है। तो ये स्पेशलिटी केमिकल्स कौन से सेगमेंट्स के लिए बनाती है? तो आपका होम केयर एंड पर्सनल केयर हो गया, ठीक है। फिर आपका टेक्सटाइल सेगमेंट हो गया, फिर जो एनिमल फीड सेगमेंट है वो हो गया। ओके, सो नाउ अगर जब मैं ये बोल रही हूँ कि स्पेशलिटी केमिकल्स बना रही है, मतलब क्या कि मान लो अगर मैं इनके होम केयर बिजनेस की बात करूँ तो वहाँ पे जो आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, जो सोप्स होते हैं, जो स्किन केयर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, वो बनाने के लिए ना कुछ केमिकल्स लगते हैं, ठीक है। वो केमिकल्स क्यों लगते हैं? शाइन लाने के लिए या बाइंडिंग के लिए। ओके, अगर मैं डिटर्जेंट की बात करूँ तो फोमिंग लाने के लिए, या डिटर्जेंट जैसे कपड़े साफ करने के लिए यूज़ हो रहा है तो जो उसका जो डर्ट है वो निकालने के लिए, ठीक है, शाइन लाने के लिए। फिर इनके कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स में एंटाई बैक्टीरियल केमिकल्स होते हैं कि भाई जो बैक्टीरिया है, जो कपड़ों पे बैक्टीरिया लगता है स्वेट की वजह से, उसके लिए कुछ वो बैक्टीरिया आपकी बॉडी को ना लगे या वो बैक्टीरिया की ग्रोथ ना हो, उसके कुछ स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, राइट। सो इन सारे प्रोडक्ट्स बनाते समय जो स्पेशलिटी केमिकल्स लगते हैं उसमें रोज़ारी बायोटेक बेसिकली काम करती है। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनके जो सेगमेंट्स हैं वो होम केयर, पर्सनल केयर है, टेक्सटाइल है और एनिमल फीड है। तो अगर कुछ साल पहले देखोगे ना तो इनका टेक्सटाइल से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू आता था। ओके, सो लेकिन अभी धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, जो होम केयर पर्सनल केयर है वहाँ का बिजनेस सेगमेंट बढ़ाया, वहाँ से रेवेन्यू सेगमेंट अभी ज़्यादा आता है। इससे दो चीज़ें हुई, एक तो मार्जिन काफ़ी इनकी इंप्रूव हुए कि आप अगर देखोगे कि इनके पिछले सालों में मार्जिन क्यों इंप्रूव हुए, क्योंकि ये जो HPPC होम केयर पर्सनल केयर है ये थोड़ा हाई मार्जिन बिजनेस हो जाता है। सो ऐसे केस में इनके मार्जिन्स काफ़ी इंप्रूव है और अब HPPC इनका काफ़ी अच्छा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है और आगे जाके इनको 70% कंट्रीब्यूशन रेवेन्यू का HPPC से चाहिए। तो मतलब आगे ये लोग और अपना बिजनेस एक्सपेंशन इसमें करने वाले हैं। अब HPPC इनका जो होम केयर पर्सनल केयर है उसका उनके जो स्पेशलिटी केमिकल्स है वो कहाँ अप्लाई होते हैं या उनका एप्लीकेशन कहाँ होता है वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले आप ये जान लो कि इस सेगमेंट में ना ये लोग बेसिकली टेलर मेड प्रोडक्ट्स बनाते हैं कि एक एक्स कस्टमर ने इनको बोला मुझे ऐसा ऐसा केमिकल चाहिए, ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस केमिकल्स चाहिए, तो वो उनको बना के दे देंगे। तो जब आप टेलर मेड किसी के लिए कस्टमाइज प्रोडक्ट बनाते हो तो वहाँ पे थोड़ा स्टिकी कस्टमर हो जाता है, राइट। सो ये एक अच्छी चीज़ है रोज़ारी के केस में क्योंकि टेलर मेड प्रोडक्ट्स बनाने की वजह से स्टिकीनेस यहाँ पे ज़्यादा हो जाती है, पहली चीज़ ये। सेकेंड चीज़ ये कि इनका अगर आप देखोगे ना तो जो डिसइंफेक्टेंट्स हो गया, डिटर्जेंट्स हो गया, उनसे आप अगर इनका हाल ही का एबिटा मार्जिन देखोगे ना, एबिटा मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन, तो वो थोड़ा ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि सैनिटाइजर्स और इन सब का डिमांड बहुत बढ़ गया था कोविड के वजह से। तो उसके वजह से इनके जो सैनिटाइजर्स हो गया, डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, उनकी डिमांड बहुत बढ़ गई। डिमांड बढ़ी तो उसके लिए स्पेशलिटी केमिकल्स की भी डिमांड बढ़ गई। सो ऐसे केस में इस वजह से इनके मार्जिन ज़्यादा बढ़ गए। आगे जाके ये इस सेगमेंट से मार्जिन नॉर्मलाइज हो जाएंगे, लेकिन आपको मार्जिन थोड़े ज़्यादा दिख सकते हैं क्योंकि ये मतलब मीडियम टर्म में नहीं बट लॉन्ग टर्म में आपको मार्जिन थोड़े ज़्यादा दिख सकते हैं ड्यू टू जब इनका कॉन्ट्रीब्यूशन होम केयर पर्सनल केयर से बढ़ेगा। फिर अगर हम इनका एप्लीकेशन देखें कि इनके केमिकल्स कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, तो अगर सोप्स एंड डिटर्जेंट्स में देखोगे तो जो वाटर सॉफ्टनर होते हैं, कुछ डिटर्जेंट्स ऐसे होते हैं कि वो आपके हार्ड वाटर को थोड़ा सॉफ्ट करने में मदद करते हैं, तो उधर उस तरह के केमिकल्स ये लोग बनाते हैं। स्टेन बस्टर जो गंदगी है उसको निकालने के लिए, फिर डिटर्जेंट केक बनाने के लिए कुछ केमिकल्स लगते हैं। फिर अगर आप पेंट्स एंड कोटिंग्स में देखोगे तो थिकनर्स हो गया, डिफॉर्मर्स हो गया, ठीक है। फिर अगर सिरेमिक एंड टाइल्स में देखोगे तो बॉडी बाइंडर या सिरेमिक एंड टाइल्स को पॉलिशिंग एजेंट लाने के लिए कुछ केमिकल्स लगते हैं, वहाँ पे इनके प्रोडक्ट का यूज़ होता है। फिर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज़ होता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के लिए कुछ सैनिटाइजर्स होते हैं, तो जैसे मोबाइल एंटी बैक्टीरियल सैनिटाइजर्स, स्क्रीन के लिए नॉन अल्कोहल सैनिटाइजर्स, तो वो उसके लिए जो भी सारे केमिकल्स लगते हैं वो ये लोग बनाते हैं। अब HPPC में बेसिकली इनके 300 प्रोडक्ट्स हैं। जैसे मैंने कहा कि उनका एप्लीकेशन सोप, डिटर्जेंट्स, पेंट, इंक, कोटिंग, सिरेमिक, टाइल्स यहाँ पे होता है।
ये लोग ना कुछ नए सेगमेंट्स में भी आ रहे हैं, जैसे वाटर ट्रीटमेंट सेगमेंट हो गया, क्या सीमेंट इंडस्ट्री में हो गया, डेयरीज में हो गया, तो वहाँ पर एंजाइम्स यूज़ करके कुछ केमिकल्स डाले जाते हैं ताकि आप मोलासेस को ब्रेक कर सको, ठीक है। सो ऐसे कुछ नए सेगमेंट्स में भी ये लोग आ रहे हैं। अब आपको यहाँ पर स्क्रीन पे कुछ सब सेगमेंट्स दिखते होंगे, तो जैसे इनका अगर HPPC बिजनेस है, बेसिकली उसमें होम केयर बिजनेस से आता है, इंस्टीट्यूशनल बिजनेस से आता है। होम केयर बिजनेस में फिर इंग्रेडिएंट्स हैं और फिर प्राइवेट लेबल है। प्राइवेट लेबल अगेन डिवाइडेड इनटू ODM और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसको एक एक करके समझते हैं। जो इनका इंग्रेडिएंट्स बिजनेस है ना, तो बेसिकली ये लोग परफॉर्मेंस केमिकल्स बनाते हैं। अगर मैं सपोज एक FMCG कंपनी हूँ, मुझे कुछ एक प्रोडक्ट बनाने के लिए परफॉर्मेंस केमिकल्स चाहिए, मतलब क्या कि जो केमिकल्स मैंने ऑलरेडी ऐड किए हैं उसको परफॉर्म करवाने के लिए, वो केमिकल्स को काम करवाने के लिए परफॉर्मेंस केमिकल्स यूज होते हैं, तो वो लोग ये केमिकल्स भी रोजारी बनाती है। सो ऐसे कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मेरे प्रोडक्ट में यूज होंगे वो रोजारी बनाती है। अब इस इंग्रेडिएंट सेगमेंट में बेसिकली कंपनी B2B बिजनेस टू बिजनेस मॉडल फॉलो करती है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर सामने वाला अगर कुछ कंपनी है वो मुझे एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट बता रहा है अपनी, तो मैं उसको वो रिक्वायरमेंट बना के दे दूंगी, वो केमिकल्स बना के दे दूंगी। इनकी खुद की R&D फैसिलिटीज़ है, इनकी 2 R&D फैसिलिटीज़ है जहाँ पे ये लोग बहुत सारे R&D करके कुछ केमिकल्स बनाते हैं। अब इनका एक प्राइवेट लेबल भी बिजनेस है, एक सेगमेंट है। तो बेसिकली ये 2 तरीके से काम करते हैं। एक हो जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग, एक हो जाता है आपका ODM। तो ODM में क्या होता है ना, बेसिकली एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो घड़ी डिटर्जेंट है, वो घड़ी डिटर्जेंट मुझे आके बोलेगा, वो कंपनी आके बोलेगी कि मुझे एक ऐसा डिटर्जेंट बनाना है जो बहुत अच्छा हो, सब साफ सफाई करे, अच्छी खुशबू हो, सब कुछ अच्छा हो, मुझे तुम बना के दे दो। तो इसमें जो केमिकल्स लगेंगे वो भी मेरा, जो फॉर्मुलेशंस जैसे भी उसका फॉर्मुलेशन होगा वो भी मेरा, पैकिंग मेरी, सब कुछ मेरा। बेसिकली वो मुझे अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे कि उनको डिटर्जेंट चाहिए, मैं वो डिटर्जेंट बनाऊंगी, मैं सारे केमिकल्स डालूंगी, फॉर्मुलेशन सब कुछ मैं करूंगी और उनको सिर्फ डायरेक्ट जाके पैकेट दे दूंगी और वो उनके नाम से बेच देंगे। सो दिस इज ODM सेगमेंट, ठीक है। तो यहाँ पर ना मार्जिन थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं वर्सेस अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग की मैं बात करूँ, तो अगर मान लो सर्फ एक्सेल है, सर्फ एक्सेल मुझे बोलेगा कि मुझे एक सर्फ बनाना है, उसके इंग्रेडिएंट्स ऐसे ऐसे हैं, उसका फॉर्मुलेशन ऐसा ऐसा है, तुम सिर्फ बना के मुझे दे दो। यहाँ पर जो ODM था वहाँ पे मुझे अपना दिमाग लगाना था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में मुझे अपना दिमाग नहीं लगाना है। उन्होंने, कस्टमर ने जो जो मुझे बोला है, मुझे वैसा वैसा करके फॉर्मुलेशन डाल के उनको बस बना के दे देना है, ठीक है। सो ये प्राइवेट लेवल में बेसिकली ये इनकी 2 सेगमेंट है। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में कस्टमर्स की बात करूँ तो FMCG कंपनियां इनके कस्टमर्स हैं, और अगर मैं ODM में बात करूँ तो Amazon प्रेस्टो आपने सुना होगा, तो वो इनका एक कस्टमर है। IFB इंडस्ट्रीज, फिर कुछ ऑनलाइन रिटेलर्स हैं जो इनके कस्टमर्स हैं। फिर अगर मैं होम केयर इंग्रेडिएंट्स जिसमें ये कंपनी है, अगर उसकी बात करूँ तो ऑलमोस्ट 10 से 12% के आसपास यहाँ पर ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, क्योंकि हाइजीन के वजह से, और फिर अभी कोविड आ गया तो वहाँ पे सैनिटाइजर्स का यूज़, ओके। फिर जो लॉन्ड्री सेगमेंट होता है वहाँ पर डिटर्जेंट, इन सब का यूज़ बहुत बढ़ गया है, उसके वजह से इनको भी ग्रोथ आएगी। अगर मैं पूरा होम केयर सेगमेंट की बात करूँ तो मेजॉरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन लॉन्ड्री से आता है, फिर डिश केयर सेगमेंट और फिर अलग सरफेस सेगमेंट से। तो अगर मैं लॉन्ड्री सेगमेंट की बात करूँ तो रोजरी, बेसिकली लव एंड केयर जो HUL का ब्रांड है वो रोजरी बनाता है, ठीक है। फिर अगर डिश केयर इसमें बात करें तो अगर आपने CIF और विम देखा होगा तो ये भी कस्टमर्स जो हैं वो रोजरी के हैं। अब इनका एक और सेगमेंट है जो है इंडस्ट्रियल एंड इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग। सो यहाँ पर बेसिकली क्या होता है ना, जैसे मॉल्स हो गए, फिर हॉस्पिटल्स हो गए, जो ऐसी बड़ी बड़ी एरियाज हो गई, वहाँ पर जो क्लीनिंग एजेंट्स लगते हैं, वहाँ पे जो क्लीनिंग के लिए केमिकल्स लगते हैं, वो भी बेसिकली रोजारी प्रोवाइड करता है। सो ब्यूजिल रोजारी प्राइवेट लिमिटेड, बेसिकली ये पहले ना एक ब्यूजिल नाम की कंपनी थी, उसके साथ एक जॉइंट वेंचर बन के ये कंपनी बनी थी, लेकिन बाद में रोजारी ने ब्यूजिल से वो कंपनी खरीद ली। अब रोजारी के पास बेसिकली एक टेक्निकल लाइसेंस एग्रीमेंट है ये सारे प्रोडक्ट्स बनाने का। तो इंडिया में और सार्क जैसे देशों में यहाँ पर इन क्लीनिंग या इंस्टीट्यूशनल क्लीनिंग एजेंट्स की ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। और इसका एप्लीकेशन जैसे मैंने कहा, होटल्स हो गया, एयरपोर्ट्स हो गया, मॉल्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो गए। फिर कुछ मॉल्स में जैसे एलिवेटर्स जो होते हैं उसको साफ करने के लिए कुछ अलग केमिकल्स लगते हैं। सो बेसिकली ऐसे कुछ जगहों पे ये इनका एप्लीकेशन होता है। अब ना ये लोग पर्सनल केयर में भी एंटर हुए हैं, इनकी एक सब्सिडियरी के थ्रू। पर्सनल केयर सेगमेंट में काफ़ी अच्छी ग्रोथ आने वाली है और
वहाँ पे मार्जिन भी काफ़ी अच्छे होते हैं। पर्सनल केयर सेगमेंट मतलब जैसे आपके स्किन केयर के लिए जो क्रीम्स हो जाती हैं, ठीक है, शैम्पूज हो जाते हैं, हेयर केयर हो जाता है, बेसिकली कॉस्मेटिक्स रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पे जो केमिकल्स, स्पेशलिटी केमिकल्स यूज़ होते हैं, वहाँ पे भी रोज़ारी ने एंटर किया है। तो यहाँ पे ग्रोथ बहुत है। अगर मैं पर्सनल केयर सेगमेंट की बात करूँ, स्किन केयर सेगमेंट की बात करूँ तो अब अगर इनके कस्टमर्स हम देखें तो वॉलमार्ट इनका एक कस्टमर है जहाँ जिनके लिए इन्होंने एक हैंड वॉश बनाया था। फिर गोदरेज, देन पर्पल, अगर आपने सुना होगा, पर्पल एक ऑनलाइन ब्रांड है। सो वहाँ पर पर्पल के खुद के एक अलग कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, वो भी पर्पल भी इनका कस्टमर है। फिर कनाडा का एक ब्रांड है फेसेस करके, ये बेसिकली मेकअप प्रोडक्ट्स में है, तो वहाँ पर जो केमिकल्स यूज होते हैं वो भी रोज़ारी प्रोवाइड करता है। फिर फर्स्ट क्राई भी इनका एक क्लाइंट है। सो यहाँ पे काफ़ी अच्छे इनके क्लाइंट्स हैं। अब ये जो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं ना, यहाँ पे 70% केमिकल्स बल्क केमिकल्स होते हैं, सॉल्वेंट्स हो गए, ठीक है, वैक्सेस हो गए, लेकिन जो 30% होते हैं वो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं। सो स्पेशलिटी केमिकल्स में भी कुछ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं, कुछ इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो रोज़ारी बेसिकली इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स पे ध्यान देता है, तो वो बेसिकली सिलिकॉन बेस्ड होते हैं। तो अगर आपने सनस्क्रीन सुना होगा तो सनस्क्रीन आजकल सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन बहुत आ रही है, तो बेसिकली उसका लुक और फील बहुत अलग होता है, सिलिकॉन जैसे बहुत ही लुक और फील बहुत अच्छा होता है। सो ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स में जहाँ पे सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स, आजकल सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत बन रहे हैं। सो रोज़ारी बेसिकली उस इनएक्टिव स्पेशलिटी केमिकल्स में। तो एक्टिव स्पेशलिटी केमिकल्स का काम क्या होता है, वो एंटी एजिंग, सन प्रोटेक्शन, एक्सफोलिएशन मतलब जो स्क्रबिंग जिसको बोला जाता है, तो वहाँ पर बेसिकली एक्टिव इंग्रेडिएंट्स काम आते हैं। इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, फिर लुक और फील के लिए इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं। फिर अगर मैं पर्सनल केयर में जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं जिसमें ये रोज़ारी है, अगर मैं उसकी ग्रोथ रेट की बात करूँ तो ऑलमोस्ट 12% के आसपास ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है, CAGR ग्रोथ, तो काफ़ी अच्छी ग्रोथ रेट है। और जैसे मैंने कहा कि पर्सनल केयर, ये जो स्किन केयर है बेसिकली उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है। सो ऐसे केस में रोज़ारी को इधर काफ़ी फायदा होगा और इनके मार्जिन्स भी बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये इनका रेवेन्यू सेगमेंट ये इस होम केयर और पर्सनल केयर जैसे स्किन केयर सेगमेंट में बढ़ाने वाली है, तो वहाँ पे मार्जिन्स ज़्यादा होते हैं। और पर्सनल केयर में भी ना, जैसे मैंने कहा कि जो जैसे ये लोग ODM और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में से इनका इतना ज़्यादा बिजनेस नहीं आता, पर आता है। तो जो पर्सनल केयर में भी जब ODM और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग से रेवेन्यू इनका इंक्रीज होने के काफ़ी चांसेस है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ODM ये बहुत बढ़ गया है, राइट। सो लोग बहुत ही ODM कॉन्ट्रैक्ट्स या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग का काम बहुत बढ़ गया है। अगर मैं स्पेशली FMCG प्रोडक्ट्स या स्किन केयर प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो यहाँ पे रोज़ारी को काफ़ी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। रोज़ारी बायोटेक टेक्सटाइल स्पेशलिटी केमिकल्स में भी है, ठीक है। तो जो कपड़ा है उसको बनाने के लिए भी बहुत सारे केमिकल्स लगते हैं, ठीक है। तो उसका जैसे प्रोसेसिंग भी होता है, जैसे अगर कोई यान है, यान को बनाने के लिए कुछ केमिकल्स लगते हैं, उसमें भी रोज़ारी है। फिर वो यान से जब जो थ्रेडिंग का काम होता है, वीविंग का काम होता है, वहाँ पे भी कुछ केमिकल्स लगते हैं जो रोज़ारी बनाता है। फिर उसके बाद वो कपड़े को बनाने के लिए डाइंग का एक प्रोसेस होता है, वहाँ पे भी रोज़ारी अपने केमिकल्स देता है। तो और उसके बेसिकली पूरे एंटायर वैल्यू चेन में थ्रेड से लेके कपड़ा बनने तक जो भी जहाँ जिस प्रोसेस में भी केमिकल्स लगते हैं वो रोज़ारी प्रोवाइड करता है। अगर मैं टेक्सटाइल की बात करूँ, जो जहाँ पे रोज़ारी टेक्सटाइल रिलेटेड स्पेशलिटी केमिकल्स देता है, तो दे आर जो रोज़ारी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स होते हैं। सो जो टेक्सटाइल केमिकल्स होते हैं ना, वो बहुत ही पोल्यूशन फैलाते हैं, ठीक है, वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं होते। तो रोज़ारी ने बहुत ही इको फ्रेंडली सब्सटेंसेस हैं, इको फ्रेंडली केमिकल्स बनाए हैं। जैसे ये लोग ग्रीन एसिड बना के बेचते हैं, तो ये एक इनका इको फ्रेंडली केमिकल हो गया, जो बहुत ही ऐसा नहीं है कि ये ग्रीन एसिड जो है बहुत महंगा होता है, नहीं, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है। ये कस्टमर भी बहुत दिन से खुशी वो प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि एक तो उनको कॉस्ट एडवांटेज मिलता है और वो इको फ्रेंडली प्रोडक्ट है। अब टेक्सटाइल से रेवेन्यू ना इनका इतना ज़्यादा आया नहीं है, मतलब अगर आप ड्यू टू कोविड एक रीज़न हो गया। सेकेंड रीज़न ये कि इन लोग ने, क्योंकि कोविड था तो जो सैनिटाइजर्स हो गए, डिसइंफेक्टेंट्स हो गए या डिटर्जेंट हो गए, उनकी ग्रोथ ज़्यादा थी, तो इन लोग का ध्यान ये HPPC जो है होम केयर पर्सनल केयर उधर ज़्यादा था।
तो कोविड की वजह से टेक्सटाइल सेगमेंट भी इतना अच्छे से काम नहीं कर रहा था, लेकिन अभी एक्सपेक्टेड है कि टेक्सटाइल सेगमेंट जो है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है, तो उसके वजह से रोज़ारी को ज़रूर फायदा होगा। तो अगर टेक्सटाइल केमिकल ग्रोथ की बात करूँ मैं, तो ऑलमोस्ट 13% के आसपास CAGR ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो पिछले टाइम पे इनकी ग्रोथ हैम्पर हुई थी क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही हैम्पर्ड थी, राइट। लेकिन अभी टेक्सटाइल केमिकल इंडस्ट्री में ग्रोथ अच्छी है, और जो इनका स्पेशलिटी केमिकल्स है दैट इज द सब सेगमेंट ऑफ टेक्सटाइल केमिकल, राइट। सो स्पेशलिटी केमिकल्स में भी ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, तो इससे रोज़ारी को काफ़ी अच्छा फायदा होगा। इनका नेक्स्ट सेगमेंट है एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। तो यहाँ पर ये लोग बेसिकली जो पोल्ट्री फील्ड होता है, फीड सप्लीमेंट्स होते हैं, या पेट केयर, पेट ट्रीट्स, पेट ग्रूमिंग प्रोडक्ट्स जो होते हैं, जैसे डॉग्स और कैट्स के जो शैम्पूज होते हैं उसमें ये लोग हैं, फिर डॉग्स और कैट्स का खाने में ये लोग हैं, सप्लीमेंट्स में ये लोग हैं, वाइटामिन्स में ये लोग हैं, फिर जो पोल्ट्री के लिए जो सप्लीमेंट्स लगते हैं उसमें हैं। तो अगर मैं पोल्ट्री सप्लीमेंट्स, पोल्ट्री फीड की बात करूँ तो यहाँ पे तो ये लोग B2B बिजनेस में है, लेकिन जो कैट्स एंड डॉग्स के लिए जो शैम्पूज हो गए या जो पेट केयर्स हो गया, पेट ट्रीट हो गया, इसमें ये लोग रिटेल सेक्टर में। तो इन्होंने लोजालो एक कंपनी एक्वायर की थी जो पेट डॉग्स एंड हॉर्सेस के जो शैम्पूज है उसमें ये लोग डील करते हैं। तो फीड प्रोडक्ट जैसे मैंने कहा B2B में है, लेकिन जो पेट ट्रीट्स हैं या पेट ग्रूमिंग है ये लोग रिटेल के थ्रू बेचते हैं। तो अमेजोन पे बेच दिया इन्होंने, ठीक है, ऐसे। और जो पेट ट्रीट्स के अलावा बाकी सारे ये लोग प्रोडक्ट्स खुद बनाते हैं। तो इस सेगमेंट में रोज़ारी के पास ऑलमोस्ट 100 प्रोडक्ट्स हैं। अगर रोज़ारी का यहाँ से रेवेन्यू सेगमेंट देखोगे ना तो बहुत कम है, ज़्यादा है नहीं, लेकिन ये बहुत सबसे इनके तीनों सेगमेंट्स में ये हाई मार्जिन प्रोडक्ट है, और आगे जाके यहाँ से ग्रोथ काफ़ी एक्सपेक्टेड है। अगर ये लोग यहाँ से बिजनेस बढ़ाते हैं ना, इसमें अगर कंट्रीब्यूशन बढ़ाते हैं अपना, तो इनको बहुत फायदा होगा क्योंकि ये अच्छा मार्जिन बिजनेस है। अब इनको ना इनका एक्सपोर्ट से बिजनेस बढ़ाना है, ठीक है, तो अभी ज़्यादा आता नहीं है इनको एक्सपोर्ट से। और क्योंकि FY20 में बेसिकली ना जो HPPC, होम केयर, पर्सनल केयर, वहाँ पर इनका ध्यान बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सो लेकिन अब ये लोग एक्सपोर्ट से अपना बिजनेस बढ़ाएंगे। फिर जो इनऑर्गेनिक ग्रोथ है, मतलब ये एक्विजिशन भी ये लोग करेंगे। तो उन्होंने एनुअल रिपोर्ट में मेंशन किया है कि दे आर रेडी फॉर द एक्विजिशन। तो आगे जाके आपको एक्विजिशन दिख सकते हैं। जैसे हाल ही में मैंने जैसे कहा कि इन्होंने जो लोजालो है उसको एक्वायर किया था, राइट। सो ब्यूजिल को इन्होंने अगेन एक्वायर किया था, मतलब बेसिकली वो तो जॉइंट वेंचर था, लेकिन उन्होंने वहाँ पे स्टेक अपना ज़्यादा ले लिया। तो एक्विजिशन ये लोग आगे जाके कर सकते हैं, और एक्सपोर्ट्स में आप देखोगे कि ये आगे जाके अपना बिजनेस काफ़ी बढ़ाएंगे। अब ये जो सारे ये केमिकल्स बनाते हैं ना, बेसिकली ये 4 केमिस्ट्रीज यूज़ करके बनाते हैं। तो बेसिकली आप ये समझ सकते हो कि 4 रॉ मटेरियल इनको लगते ही हैं ये सारी चीज़ें बनाने के लिए। तो पहला है एक्राइलिक केमिस्ट्री। तो इससे इनके बहुत, ये जो एक्राइलिक एसिड है इससे इनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। और अगर आप इनका एप्लीकेशन देखोगे ना तो कोटिंग में यूज़ होता है, पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता है, पॉलिशेस, लेदर, कारपेट, यहाँ सब में यूज़ होता है। फिर वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ होता है, टेक्सटाइल में यूज़ होता है, डिटर्जेंट्स में यूज़ होता है, तो कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होता है, राइट। सो यहाँ पे बेसिकली ये सारे जो केमिकल्स बनाते हैं ये एक्रेलिक एक केमिस्ट्री, एक्रेलिक एसिड है जिसको यूज़ करके ये बनाते हैं, और एक्रेलिक एसिड की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने वाली है। फिर जो सेकेंड प्रोडक्ट जो इनको लगता है अपने सारे केमिकल्स बनाने के लिए वो है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भी अभी बहुत चर्चे में चल रहा है। तो सनस्क्रीन मैंने बोल दिया, पर्सनल केयर या स्किन केयर में सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ होते हैं, और जो पेंट इंडस्ट्री है वहाँ पे भी सिलिकॉन बेस्ड प्रोडक्ट्स बहुत यूज़ होते हैं। तो इनका एक इनके सिलिकॉन बेस्ड परफॉर्मेंस केमिकल्स या सिलिकॉन बेस्ड जो स्पेशलाइज्ड केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो रॉ मटेरियल है, नेक्स्ट जो प्रोडक्ट इनको लगता है वो है एंजाइम्स। तो एंजाइम्स बेसिकली फूड में यूज़ होता है, बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज़ होता है, एनिमल फीड में यूज़ होता है, डायग्नोस्टिक इंडस्ट्री में भी यूज़ होता है, ब्लड केमिस्ट्री डिटर्मिनेशन में, फिर इम्यूनोलॉजिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्टिंग में। तो आगे जाके एंजाइम्स यूज़ करके जो स्पेशलिटी केमिकल्स होने वाली हैं, सिलिकॉन यूज़ करके जो स्पेशलिटी केमिकल्स बनते हैं, उनकी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, जो रोज़ारी बायोटेक ऑलरेडी इसमें है। अब सर्फेक्टेंट्स बेसिकली इनमें फोमिंग प्रॉपर्टीज होती है और गंदगी बहुत अच्छे से साफ करते हैं लोग। तो सोप्स हो गया, शैम्पूज हो गए, डिटर्जेंट्स हो गए, यहाँ पे सर्फेक्टेंट्स बहुत यूज़ किए जाते हैं। तो रोज़ारी भी सर्फेक्टेंट्स यूज़ करके ये सारे स्पेशलिटी केमिकल्स जो FMCG कंपनीज में लगते हैं वो बनाता है। अगर हम इनके केपेक्स की बात करें या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स की बात करें तो सिलवासा में इनका एक प्लांट था
प्लांट है जो ऑलरेडी हायर यूटिलाइजेशन लेवल पे काम कर रहा था, तो उसके वजह से क्या हो रहा था, उनको डिमांड तो अच्छी थी लेकिन ये लोग पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि यूटिलाइजेशन लेवल एकदम हाई थी, तो सप्लाई कॉन्स्टेंट्स थे, राइट। सो ऐसे इसके वजह से इन्होंने दहेज में एक गुजरात में दहेज में इन्होंने एक प्लांट, मतलब इनका हाल ही में केपेक्स कंप्लीट हुआ है, राइट। सो अभी वहाँ से भी ये लोग वहाँ पे भी अपना प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। सो इससे क्या होगा ना कि इससे इनका थोड़ा इनको इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मिलेगा, थोड़ा कॉस्ट स्ट्रक्चर इनका ठीक ठाक हो जाएगा, और ये लोग जो पहुंच नहीं पा रहे थे क्योंकि इनके पास प्लांट ही नहीं था, तो अब वो डिमांड ये लोग अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। तो अभी सप्लाई कंस्ट्रेंट्स की प्रॉब्लम इनको नहीं आएगी। तो जैसे कुछ अच्छी चीज़ें ग्रोथ ड्राइवर्स की अगर मैं बात करूँ तो एक तो इन्होंने जो बोला है कि इनका जो होम केयर पर्सनल केयर है ये लोग 70% तक लेके जाने वाले हैं, तो इससे मार्जिन्स बढ़ेंगे, बहुत अच्छा सब कुछ होगा। फिर कुछ न्यू एक्विजिशंस करने वाले हैं, वो भी अच्छे हो सकते हैं क्योंकि पास पे तो एक्विजिशंस अच्छे रहे हैं। फिर अगर आप इनका मार्जिन देखोगे ना तो एनिमल फीड जो है, एनिमल न्यूट्रिशन, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होता है। फिर जो HPPC है, होम केयर पर्सनल केयर, वहाँ ज़्यादा होता है। फिर टेक्सटाइल में आता है थर्ड, राइट। सो ये चीज़ उनकी अच्छी चीज़ें हो गई। अब अगर रिस्क की बात करूँ तो पहला रिस्क जैसे मैंने कहा, इनके जो रॉ मटेरियल्स है वो सर्फेक्टेंट्स हैं, एक्रेलिक एसिड है। जब रॉ मटेरियल्स की प्राइस एकदम बढ़ जाएगी तो इनकी मार्जिन्स पे अफेक्ट हो सकता है, राइट। सो रॉ मटेरियल प्राइसेस स्टेबल नहीं होने की वजह से ये इनको एक रिस्क हो जाता है। फिर सेकेंड रिस्क ये है कि जो एक्विजिशंस अगर ये करते हैं, अगर वो बुरे एक्विजिशंस हो गए तो यहाँ पर उनको दिक्कत आ सकती है। फिर जो टेक्सटाइल बिजनेस हो जाता है वो थोड़ा सिक्लिकल हो जाता है, तो हालांकि इनका रेवेन्यू HPPC से ज़्यादा आता है लेकिन टेक्सटाइल से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू आता है। तो टेक्सटाइल थोड़ा सिक्लिकल होने की वजह से वहाँ पे अगर जैसे कुछ सालों में ग्रोथ थी ही नहीं तो इनको भी अफेक्ट हुआ रहेगा। तो ये सिक्लिकल, टेक्सटाइल सिक्लिकल होने की वजह से थोड़ा इनको रिस्क आ जाता है। अब हम थोड़े फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखोगे 5 ईयर्स की 31% है, 3 ईयर्स की 33% है, रीसेंट 15% है। अगर प्रॉफिट ग्रोथ की बात करोगे तो 5 ईयर्स की 87% है, 3 ईयर्स की 40% है, रीसेंट अगर आप देखोगे तो 21% है। रेवेन्यू ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ दोनों अच्छी है। अब आपको ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी दिख रहे होंगे, ऑपरेटिंग मार्जिन्स भी काफ़ी बड़े हैं। मैंने इसका रीज़न बताया, होम केयर पर्सनल केयर में कॉन्ट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह से। फिर ROE भी आपको दिख रहा होगा, ROE भी इस कंपनी का अच्छा खासा है, ठीक ठाक लेवल पे है, अबाउट 23-24 के आसपास इनका ROE है। रोजारी बायोटेक का ना फ्री कैश फ्लो जनरेशन FCF काफ़ी अच्छा होगा आगे जाके, क्योंकि इनका केपेक्स हो चुका है। अब आगे जाके जो थोड़ा बहुत मेंटेनेंस केपेक्स लगेगा वो ये लोग कर लेंगे। और इनका जो रॉ मटेरियल है ना, बेसिकली ये ज़्यादा इंपोर्ट करते नहीं है, लेकिन अभी इन्होंने BPCL के साथ MOU किया है एक्रेलिक एसिड प्रोक्योर करने के लिए कोची से। सो अब यहाँ पे इनके इंपोर्ट की डिपेंडेंसी और कम हो जाएगी, जो रॉ मटेरियल ये लोग थोड़ा बहुत जो करते हैं फिर भी, तो उसके वजह से इनको और फायदा होगा, राइट। अगर आप इनका एसेट टर्नओवर देखोगे ना तो काफ़ी अच्छा है, क्योंकि एज सच इतना ज़्यादा इनका कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है नहीं, ज़्यादा इंटेंसिटी है नहीं उस बिजनेस में। सो इस वजह से जो एसेट टर्नओवर है वो काफ़ी अच्छा है। कुछ टाइम तक डेप्रिसिएशन आपको बुक्स में दिखेगा थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि नए कैपेसिटीज़ हैं, राइट। ओके, सो ये बेसिकली इनके फाइनेंशियल्स थे थोड़े। अब अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ ना तो कंपनी बहुत अच्छी लगती है मुझे, नो डाउट, ग्रोथ भी है, सब कुछ है, लेकिन वैल्यूएशन ना एकदम हाई मल्टीपल पे वो पहुंच गया। मतलब वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा लगता है मुझे, मतलब एक ये टेक्निकली एक स्पेशलिटी केमिकल ही है, तो इसको क्या आप इतना हाई मल्टीपल दोगे क्या? या आपके पास कोई और अपॉर्चुनिटी है कि कहीं आप मतलब इस कंपनी में पैसा लगाने से अच्छा कहीं आप और कंपनी में पैसा लगाओ। सो मुझे ये जो P मल्टीपल है बहुत मुझे ज़्यादा लगता है केमिकल कंपनीज के लिए। ओके, सो मुझे कंपैरेटिवली महंगा लग रहा है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको इस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है, और आप कमेंट में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा कि और कौन सी चीज़ें मैंने इंक्लूड करनी चाहिए थी और आपको ये कंपनी के लिए क्या लगता है। सो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद एंड नमस्ते।